ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तीन ऐसी कलाकार, ऐसी टैलेंटेड प्रतिभाशाली कलाकार जिन्होंने पेंटिंग के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में अपना एक अलग स्थान बनाया है। और आप तीनों आर्मी वाइफ्स हैं जो इस पूरे बातचीत को एक नया आयाम देगा, ऐसा हम समझते हैं। अब तीनों यहाँ इकट्ठा हुई थीं दिल्ली में। ललित कला अकादमी ने जो एक स्पेशल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, सृजन, जिसमें इनकी पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग देखने आए थे, उसके काफी अच्छे रिव्यूज भी आए हैं। और मैं स्वागत करना चाहता हूं वैशाली सिंह, लाइश्रम जेनी और मोनिका सरोज का आकाशवाणी के स्टूडियोज में। थैंक यू सो मच मिस्टर मनोज। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं तीनों से यह जानना चाहूंगा कि आर्मी लाइफ की जो खास सिचुएशन ही कहूंगा मैं, खास कंडीशंस होती हैं जो आम लाइफ से थोड़ी सी हम समझते हैं अलग होती हैं। तो एक आर्टिस्ट के बनने में ऐसा तो नहीं है कि आप शायद, या ऐसा है कि आप बचपन से ही आपने पेंटिंग शुरू कर दिया शौकिया तौर पर, या ये भी जानना चाहते हैं कि आर्मी, जैसे कहता है ना कि बहुत तेज प्रेशर होता है तब जाके एक हीरा बनता है, तो आर्मी लाइफ के प्रेशर्स का आपकी कला यात्रा के साथ क्या संबंध है, ये हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। वैशाली, देखिए, मैं एक आर्मी ऑफिसर की डॉटर भी हूँ। आई एम मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर एंड इन अ फ्यू मंथ्स माय सन इज आल्सो गोइंग टू बी इन द आर्मी, सो आई विल बी अ मदर एज वेल। सो आई हैव सीन आर्मी लाइफ वेरी क्लोजली। और जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है, डायमंड इज फॉर्म्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रेशर। प्रेशर इज देयर, वी कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम आर्मी लाइफ्स। वी हैव यूनिक challenges which not visible to a lot of other people, and amongst those all those challenges we yet find time to pursue our passions. In this case, it is art. For me, it was art, and बचपन से ऐसा माहौल था. My mother was a painter as well, and although I didn't spend, we lost her very early, but I grew up with her paintings in our house. तो ये बात बताइए, बचपन में जो पेंटिंग करती थी आप, जब इस तरह के प्रेशर्स एज अ वाइफ नहीं थे, और बाद में एज एन आर्मी वाइफ जो प्रेशर्स रहे, तो क्या आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन में कोई उसका अंतर आया? जब मेरी शादी हुई, उसके बाद बच्चे हुए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स आए लाइफ में, तो ये बैक सीट ले लिए। पर जब जब मुझे मौका मिला है, मैंने उस मौके का फायदा उठाया है। और क्योंकि इतनी सुंदर जगह कई बार हम जाते हैं, तो वो आपके लिए इंस्पायरिंग हो जाती है कि आप इसको किसी तरह से आप उतारें किसी पेंटिंग में। विद द प्रेशर्स भी वी वर्क आउट अ सिस्टम वेयर वी कैन स्टिल परसू अपने पैशंस, अपने इंटरेस्ट हम परसू करते हैं। ओके, आते हैं लाइश्रम जेनी पे। आप अपना अनुभव बताइए। जैसा मिसेस वैशाली ने बोला कि वो बेटी भी है और वाइफ भी है, अभी सून मदर होने वाली है। वैसे ही मैं भी सेकंड जनरेशन हूँ आर्मी में, और मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, और अभी मेरा भाई भी है और मेरे हस्बैंड भी आर्मी में है, तो मैंने भी काफ़ी क्लोजली देखा है। एंड प्रेशर्स रहे, चैलेंजेस बहुत रहे, क्योंकि कई बार हम ऐसे जगहों में रहे जहाँ पे हमें कई बार बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं, तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। बट कहीं ना कहीं वो एक कीड़ा था आर्ट की तरफ। एंड कुछ हमने जैसे शुरू में जैसे मैंने अपनी माँ को भी देखा, शायद उन्होंने हॉबी क्लासेस ज्वाइन की थी उस टाइम पे। आर्मी ये ऑप्शंस देता है लेडीज़ को हॉबी क्लासेस के लिए, तो मैंने वो अपनी मदर को देखा है हॉबी क्लासेस लेते हुए, तो शायद उसका भी कुछ मेरे को प्रभाव पड़ा होगा। और बचपन में मुझे याद है कि रीडर्स डाइजेस्ट बहुत आते थे घरों में, और उसका एक आखिरी पन्ना होता था जिसमें हमेशा एक पेंटिंग होती थी। तो उस पेंटिंग को देख के मेरे को शायद इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूं। उस टाइम पे हमें कलर्स के बारे में इतना पता नहीं था, और मार्केट में शायद उस टाइम पे इतने कलर्स होते भी नहीं थे। तो एक बहुत ईजी वाटर कलर सेट होता था कैमलिन का, जिससे मैंने अपनी शुरुआत की अपनी आर्टिस्टिक जर्नी।
बल्कि और हर कोई उस डिबिया से ही शुरू करता है और बिल्कुल याद आता है बचपन का कि एक ब्रश मिलता है और हाँ जी, उसमें पानी बहता रहता यस है, यस ये समझ नहीं आता कि कितना पेंट लेना हाँ है जी, उसमें। बट अब मैंने थोड़ा सा टाइम अपना निकालना शुरू किया है और ये अपनी जर्नी में कोशिश कर रही हूँ कि एक ऐसे लेवल तक ला सकूं कि मेरी एक पहचान हो। प्लस क्योंकि मैं मणिपुर से बिलोंग करती हूँ तो मैं अब चाहती थी कि लोग हमारे जगह को भी पहचाने। सो वो भी मेरा एक एम रहा है। वहां की भी कुछ खासियत होगी खासियत कला हाँ में। हाँ जी। मोनिका, सरोज आपकी तरफ हम आना चाहेंगे, आप अपना अनुभव बताइए। मेरा अनुभव थोड़ा सा अलग है क्योंकि मेरे फादर आर्मी में नहीं थे, मेरे ग्रैंडफादर आर्मी में थे, लेकिन हमारे घर में सभी लोग पेंट करते हैं, मेरी बुआ दीदी वगैरह, तो उनको देख के मैं इंस्पायर होती थी। फिर मेरी मदर ने शादी के बाद अपना इंटरमीडिएट पूरा किया था तो उनका एक सब्जेक्ट पेंटिंग था, तब मैं बहुत ज्यादा उनके साथ बनाती थी पेंटिंग्स। पढ़ते टाइम ये थोड़ा बैक सीट पे चला गया था, लेकिन मेरे साथ ये हुआ है कि मेरी शुरुआत आर्ट की जब मेरा खुद का बेटा 3 महीने का था तब से हुई। तो मैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ही आर्टिस्ट बनी हूँ। तो जैसे लोगों के साथ होता है कि जब वो फ्री थे तब उन्होंने शुरू किया, मैंने जब शुरू किया जब सबसे बिजी टाइम होता है एक औरत के जीवन का, कि जब उनका बच्चा छोटा होता है, तो दोनों बच्चों के साथ मैं भी ग्रो हुई हूँ एज एन आर्टिस्ट। तो वो जो प्रेशर्स थे एक्चुअली कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुए, क्योंकि मुझे याद है कि दोनों ही बच्चे जब मेरे छोटे थे तो अपनी बेटी को गोद में लेके मैं सीखा करती थी। वैशाली, लाइस्ट्रम और मोनिका, आपने बड़ा अच्छा ओवरव्यू दिया। सिविलियंस के लिए बड़ी उत्सुकताएं होती हैं कि आर्मी लाइफ कैसी होती होगी ये जानने के, तो आपने बड़े अच्छे से उसको एक संक्षेप में, नटशेल में उसको पिरोया अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन के साथ। वेलकम बैक। हम हैं संदेश टू सोल्जर्स में और मेरे साथ हैं वैशाली, जेनी और मोनिका। मैं हूं मनोज माइंडकर। आते हैं अब जरा सा व्यक्तिगत, जरा सा पर्सनल, आर्ट के अलावा, क्योंकि हम सब इंसान भी हैं, हमारी फैमिलीज भी हैं, सब कुछ है। आपकी लंबी यात्रा रही है एज एन आर्मी वाइफ, स्पेशली जब फॉरवर्ड पोस्टिंग्स की बात हो और हर बार जाना पॉसिबल ना हो पाता हो, अकेले रहना है, जिम्मेदारियां संभालनी है। उस दौरान लाइफ के अलग अलग पहलू, साथ साथ आर्ट तो है ही आपका, तो उसको कैसे हैंडल करने के नए रास्ते इजाद कर लेते हैं अपने आप, बिकॉज आपकी हर किसी की यूनिक सिचुएशन होती है। हाउ डज इट हैपन? सी, मेरे केस में मेरे फादर सिंगल पेरेंट थे एंड वो भी बहुत ऊंचे पद तक गए और रिटायर हुए। और उनके टाइम में, क्योंकि वो उस आर्म्स के थे, आर्मी में, जहाँ पर काफ़ी हार्ड पोस्टिंग जिसको हम कहते हैं आती हैं, तो अब विदाउट अ मदर ही हैज़ लेफ्ट अस विद फैमिली फ्रेंड्स, जो आर्मी के फैमिली फ्रेंड्स जिसको हम कहते हैं। तो हम ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहाँ एक आर्मी हमारी एक सपोर्ट फैमिली बनी है, और हमारे को तो एज चिल्ड्रन कभी पता ही नहीं लगा कि हंसी मजाक में निकल जाते हैं वो दिन। बट दिस इज हाउ आई सॉ माई चाइल्डहुड व्हेन माई फादर वाज अवे। उन्होंने मैनेज किया थैंक्स टू द फैमिली सपोर्ट दैट वी गेट इन द आर्मी। एक बहुत बड़ी फैमिली है, हमें हमेशा कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, एक सपोर्ट है। एंड अगर अब मैं बताऊं कि जैसे एज अ आर्मी वाइफ ये डिफरेंटली देखा मैंने, क्योंकि मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। जब मैं शादी होके आई तो मेरे हस्बैंड पहली बार मुझे अपनी यूनिट में लेके जा रहे थे, जिसको कहते हैं, और हमें को एक 3 टन बड़ी सी गाड़ी लेने आई। उसमें गए और जैसे ही हम पहुंचे तब पता लगा वहां पर जो बाकी सारे अफसर, फैमिलियां तो थी, अफसर थे, वो सारे आगे और कहीं गए हुए थे। तो मेरे हस्बैंड को ये मैसेज दिया गया कि आप तुरंत ही आगे पहुंचिए। अब आप सोचिए, नई जगह, ना हमारा कोई घर वहां पर, और एक छोटा सा कमरा जो बहुत दिनों से बंद था, धूल से भरा हुआ था, छिपकलियों से भरा हुआ था। वहां मुझे बोला गया कि आप अब यहाँ रहिए। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं मुझे रात को जाना है, मुझे यूनिफॉर्म निकालने जाना है, मुझे एक्सरसाइज पर जाना है। क्योंकि मैं भी बैकग्राउंड की हूँ, मुझे कुछ खास अजीब बात नहीं लगी है। मैंने बोला ठीक है आप जाइए, मुझे अकेले रहने से कोई परेशानी नहीं है। मेरे साथ एक कुत्ता भी था, तो बोला हम दोनों हैं यहाँ। कोई भी आदमी नहीं था, आप यकीन मानिए कोई भी नहीं था उधर। सुनसान सी जगह थी, एक छोटी सी जगह थी बबीना करके, झांसी के पास। और वहां पर ऐसा हुआ हमारे साथ, और मैं तो सो गई, ये निकल गए जहाँ जाना था। अगले दिन सुबह ही सुबह एक लेडी आई जिनको मैं जानती नहीं थी, पहली बार आ रही थी मैं यूनिट। तो मुझे बोलती है देखिए आप अपना सारा ये पैक करिए और मेरे घर आप रहेंगी। तो मैं उनके घर 10-12 दिन रही, एक घर के सदस्य के जैसे। और जब हस्बैंड के वापस आने का वक्त हुआ तो मैंने बोला मुझे तो बहुत मजे आ रहे हैं यहाँ, मैं किस लिए जाऊँ छोटे से घर में। तो ये एक फैमिली सपोर्ट आप कहीं सोच नहीं सकते कहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जेनी, आपके अनुभव से हम थोड़ा सा मणिपुर का भी फ्लेवर चाहते हैं, आपकी अपनी लाइफ को
उसके साथ जोड़ते हुए? हाँ जी, मैं पैदा तो मणिपुर में ही हुई, बट जैसे मैंने कहा कि मैं सेकंड जनरेशन हूँ आर्मी में, तो मणिपुर में इतना रही नहीं हूँ, बट वो रूट्स तो कहीं ना कहीं रहते ही हैं। और वही मैंने प्रेजेंट कलेक्शन में लोकताक लेक को ध्यान में रखते हुए मैंने वो कलेक्शन बनाया है। और लोकताक लेक इसलिए क्योंकि ये दुनिया का एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क का हिस्सा है जो और कहीं नहीं है, केबुल लिमजाओ। और लोकताक लेक की एक खास बात एक और है जो मोनिका सरोज मुझे बार बार कहने के लिए बोलती है कि उसका एक एक आइलैंड का जो बायोडाइवर्सिटी है वो बिल्कुल अलग है दूसरे फ्लोटिंग आइलैंड के साथ। तो वो मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी। ओवरऑल वो 5th लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी इम्फाल से कितनी दूर है? इम्फाल से ज्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर दूर है और बहुत ही अप्रोचेबल है। आप दिल्ली से जाएंगे तो सीधा इम्फाल डायरेक्ट फ्लाइट है और रोड जर्नी भी ज्यादा नहीं है, रोड अच्छा है। मोइरांग जगह का नाम है जहाँ पे ये लोकताक लेक है। जाए वहां तो प्लीज 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 लोकताक लेक में एक रात रुके, वहां के फ्लोटिंग आइलैंड में रुके और वहां के जो लोकल उनकी जो चप्पू वाली बोट होती है उसको एक्सपीरियंस करें, क्योंकि उसका जो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगी वर्ड्स में कि जो फीलिंग आप जो महसूस करेंगी उस वो वाला बोट राइड लेने में। सो आप जरूर जाइए। आपने बड़ा अच्छा मतलब शब्दों के माध्यम से पेंटिंग बनाई लोकताक झील की। मोनिका से हम चूंकि आप लेखन से भी जुड़ी हैं एक तरह से, तो फॉरवर्ड पोस्टिंग्स के दौरान लेटर राइटिंग में भी वो एंग्स्ट, वो यर्निंग, जब आप लोग लिखते हैं चिट्ठियां आपस में, थोड़ा सा ज्यादा पर्सनल हो रहा है लेकिन क्या झलकता है उसमें? एक्चुअली चिट्ठियां हमने लिखी हैं लेकिन वो शादी से पहले लिखी हैं। तब बहुत फैशन था और उस वक्त मोबाइल एकदम नया नया आया था। तो तब हमने इतनी चिट्ठियां लिखी हैं एक दूसरे को कि हर हफ्ते मेरे पास 5 से 6 चिट्ठियां आती थी और इतनी उनके पास जाती थी। बट ये मोबाइल ने थोड़ा सा तो काम को खराब किया है। अभी हम सिर्फ रोज बातें कर लेते हैं, लेकिन ये है कि इससे फायदा भी है थोड़ा सा। लाइक मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, तो उनके तो साल में वो सिर्फ 2 महीने के लिए घर आते थे और कोई कनेक्ट नहीं। उसके बाद चिट्ठी भी लिखी तो ठीक है। तो उस तरह से मैं सोचती हूँ टेक्नोलॉजी से ये फायदा तो हुआ है कि हम रोज बातें कर सकते हैं, बट ये आसान नहीं है इस तरह से अकेले रहना। बट जैसे मिसेस वैशाली ने बताया कि हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। जैसे अभी मैं उसी तरह से रह रही हूँ कि हस्बैंड मेरे कहीं और है और मैं अकेले रह रही हूँ, लेकिन हमारा पड़ोसियों का ही इतना फैमिली जैसा है कि हम इतना सीख रहे हैं एक दूसरे से कि वो मेरी फैमिली जैसी है। तो मुझे कभी भी ऐसे थोड़ा मन दुखी भी होता है या कुछ होता है तो कोई भी संभालने वाला मिल जाए। तो कुछ पुरानी चिट्ठियां संभाल के रखी? सभी रखी है पर मैं पढ़ती नहीं हूँ। अभी थोड़ा हंसी आती है उनको पढ़ के। वैशाली, जेनी, मोनिका, प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं मनोज मांडकर और इनामी वाइफ्स के पिछले आधे घंटे में हमने एक नटशेल में जो आर्मी लाइफ की बारीकियां और उन लोगों का क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इस पे इतनी सारी बातें हुई। एक जरूर ये जानना चाहेंगे कि बिकॉज आपको पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स और इतना घूमने का मौका मिलता है, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग स्टेट्स, तो वो जो एक खास क्रिएटिव एक्सप्रेशन है किचन वाला जो आपकी कुलिनरी स्किल्स में झलकता है, उस कुलिनरी जर्नी पर भी हम एक एक से जानना चाहेंगे। जरूर, ये बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया क्योंकि हमारी जो बेसिक कुकिंग, जैसे न्यू ब्राइड होती है, कुछ खास तो आता नहीं है। जब पहली बार मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि हम कुछ लोगों को बुला रहे हैं, मैंने उनकी शक्ल को देखा, मैंने बोला मुझे तो कुछ बनाना आता नहीं है। फिर मेरे जो नेबर्स थे, मेरे पड़ोसी थे, तो उन्होंने बोला तुम बिल्कुल बोल दो आने के लिए, हम सब संभाल लेंगी। एक ने राजमा बनाया, एक ने कोई पनीर की सब्जी बना डाली, एक ने कोई सूखी सब्जी बना डाली, शायद तो मैंने रोटी भी नहीं बनाई होगी, वो किसी और ने बना दी। सिर्फ शायद मेरे को याद आ रहा है मेरी बेकिंग अच्छी थी तो मैंने कोई पुडिंग अच्छी बना दी और दैट्स इट। मुझे नहीं मालूम कि क्या बना। और जब वो गेस्ट ने पूछा बहुत अच्छा बना है, तो मेरे नेबर्स ने बोला कि बिल्कुल नहीं बताना कि हमने बनाया है। मैंने बोला बता तो बना कैसे था ये, क्योंकि अगर वो पूछने लगेंगे बनाया कैसे, मुझे तो वो भी नहीं मालूम। तो ये ऐसे कुछ चीजें हैं फौज की जो बहुत खास है। अब जब आपका जो कुलिनरी एक्सप्रेशन है तो उसको कैसे आप अब मैं यही करती हूँ जो उन नेबर्स ने मेरे साथ किया था। मैं दूसरों को हेल्प करती हूँ और अब मेरी कुकिंग भी अच्छी हो गई है, आई थिंक सो। जेनी, आपकी कुलिनरी जर्नी में कितना मणिपुर है?
मणिपुर एक्चुअली मैं अपनी माँ को यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि जब वो मणिपुर से आई थी तो मेरे से ज़्यादा आई थिंक मेरी माँ का एक्सपोजर कम था। फादर से जब उनकी शादी हुई तो वो बिल्कुल मणिपुर से निकली थी और बाहर आई थी। उनको ना तो बाहर का खाने पीने का और लैंग्वेज में मेरे ख्याल से काफ़ी उनको दिक्कतें आई थी। मेरी माँ भी नहीं है, तो जैसे मैं अपने भाई से बात करती हूँ कि आपको क्या याद आता है, तो वो बोलते हैं कि मेरी मम्मी का खाना। तो वो उन्होंने बाहर रह के उन्होंने जो मणिपुर में नहीं बनाते हैं और जो हमारा कुजीन एक्चुअली बिल्कुल अलग है, तो उन्होंने सब कुछ सीखा है और इतने अच्छे से सीखा है, इतने परफेक्शनिस्ट होके उन्होंने सीखा है, कुकिंग से लेके और बेकिंग से लेके, और कहीं ना कहीं वो स्किल्स मुझे मिली हैं और जिसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रही हूँ। तो वो मैं जरूर मेंशन करना चाहूँ। एक तो डिशेस बताइए हमारे सुनने वालों को कि जो टिपिकल मणिपुर के सबसे खास तो हमारा फिश करी होता है और एक हमारा चटनी होता है इरुम्बा, और कांगसोई ऑलमोस्ट डेली खाते हैं क्योंकि वहाँ का मोस्ट ऑफ द क्विजीन जो होता है उसमें मसाले कम होते हैं एंड बॉइल्ड खाना ज्यादा होता है। बॉइल्ड सब्जियां भी होती है और रोज लंच और डिनर में एक बॉइल्ड सब्जी का डिश होता ही होता है। तो मैं थोड़ा बाहर रही हूँ तो मेरा थोड़ा कम है, बट अगर आप वहाँ जाएंगे तो हमारे लंच और डिनर में डेफिनेटली ये सब चीजें मिलेंगी। मोनिका, वही राजमा पनीर या बेकिंग, कौन सा नहीं, रास्ता? बेकिंग आई एम सॉरी मैं इतना कभी नहीं सीख पाई, और मेरी बेटी शायद मुझसे बेटर केक बना देती है लेकिन ऑल ओवर जहाँ पे भी हम गए वहाँ का क्विसीन पक्का मैंने सीखा, चाहे महाराष्ट्र का हो। मुझे इसलिए महाराष्ट्र का ऐसे पोहा ये सब बहुत पसंद है। फिर हम राजस्थान में थे और जैसे मेरे हस्बैंड अभी रांची में है तो वहाँ का भी मैंने पिक किया। तो मुझे ये सब बहुत शौक है, साउथ इंडियन मुझे बहुत पसंद है और वो मैंने बनाना भी सीख लिया है। तो बेकिंग में मेरी बेटी, साउथ इंडिया में कभी रहने का मौका मिला? बस वेलिंगटन में जब मेरे हस्बैंड कोर्स कर रहे थे, ऊटी के पास जगह है, वो हमारा एक्सपीरियंस था। तो वहीं पे हमारी मेड जो थी वो बहुत अच्छा साउथ इंडियन बनाती थी, उससे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी थी। तो अभी हमारा घर में जो खाना बनता है वो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द प्लेसेस जहाँ जहाँ मैं रही हूँ। ये बातें सुन के आई एम श्योर जितने लिसनर्स हैं हमारे उनमें से आधों को तो भूख लग गई होगी। वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। और जैसा हमने पहले बताया, हमारे साथ हैं वैशाली सिंह, जेनी लाइश्रम और मोनिका सरोज। तीनों आर्टिस्ट हैं और ललित कला अकादमी ने जो एक स्पेशल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था उसमें शिरकत इन्होंने की है और आकाशवाणी के स्टूडियो में आई हैं ये। चलिए, हस्बैंड्स की बात हो गई और खाने पे बात हो गई। एक महत्वपूर्ण एलिमेंट जो कहीं ना कहीं रह जाता है वो है बिकॉज आप आज यहाँ तो कल वहां, परसों कहीं और, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ऐसे में बच्चों के स्कूल का आप कोई ट्रांसफर कोई बच्चों के टर्म के हिसाब से तो डिसाइड होता नहीं है, वो एक अलग मैटर है, ये एक बिल्कुल अलग मैटर है। बच्चों का एक स्कूल से अचानक दूसरे स्कूल में जाना, वो नए सेट ऑफ फ्रेंड्स, नए टीचर्स, नया माहौल, तो उस स्ट्रगल को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जैसे आपने बताया पोस्टिंग्स हर 1.5-2 साल में हो जाती हैं और बच्चे जरूर इसमें सफ़र करते हैं इस तरह से कि जैसे मैं बताऊं, मेरा बेटा जब क्लास 10th में था उसने क्लास 10th ही 4 डिफरेंट स्कूल से किए। क्लास 10th 1 क्लास इन 4 डिफरेंट स्कूल। हमारे आर्मी बच्चे बड़े स्ट्रांग होते हैं, उन्होंने शुरू से ये देखा है कि हर 2-1.5 साल में नए फ्रेंड्स बनाना आसान नहीं होता है, नए टीचरों के साथ अपनी सेटिंग करना आसान नहीं होता है। और हमारे बच्चे इसमें बहुत लूज आउट करते हैं कि उन बच्चों से जो एक ही स्कूल में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। हमारे बच्चे कभी हेड गर्ल हेड बॉय नहीं बनते हैं क्योंकि उनको उतना वक्त ही नहीं मिलता है उस स्कूल में उन टीचरों को उनको परखने का कि वो इस काबिल हैं, और वो होते हैं, पर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं हमारे बच्चों को। एक बात बताइए, आर्मी किड्स जो होते हैं जनरली आप लोग आर्मी स्कूल्स प्रेफर करते हैं या अदरवाइज, हाउ डज इट वर्क? इट इज गुड टू बी इन आर्मी स्कूल्स क्योंकि हमारे ट्रांसफरेबल जॉब्स होते हैं। तो हमारे आर्मी स्कूल टू आर्मी स्कूल एडमिशन कभी भी रिफ्यूज नहीं होता है। दैट्स वाई वो 4 डिफरेंट स्कूल्स में शिफ्ट हुआ था 10th में, क्योंकि आर्मी टू आर्मी स्कूल गए वो। अगर मैं यही सिविल में करती कोई सवाल ही नहीं है कि वो हमारे बच्चों को ले भी ले। पर मान लीजिए किसी जगह पर आर्मी का स्कूल नहीं है तो कैसे? हाँ, तो वहाँ पे उस जगह की जो लोकल स्कूल है तो वहाँ पे उसका एडमिशन हो जाता है। इनफैक्ट जैसे उन्होंने बोला 1 साल में 4 शिफ्टिंग, बट मेरे बेटे का ऐसा हुआ एक बार 4 साल में 4 स्कूल उसने अटेंड किया है। एंड हमने इसको सिविल में भी डाल के, सिविल स्कूल्स में भी डाल के देखा है। हम चाहते
थे कि उसको आर्मी के बाहर का भी एक्सपोजर मिले, बट कहीं ना कहीं बच्चे भी एक वो कंफर्ट लेवल फील करते हैं आर्मी स्कूल्स में, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे टू बच्चे वो आपस में भी एक दूसरे को समझने में उनको आसानी होती है और एक उनका अंडरस्टैंडिंग रहता है, तो बच्चों को भी एक कंफर्ट लेवल रहता है। मैं चाहती थी कि दिल्ली में आके वो किसी और स्कूल में जाए, लेकिन उसने जिद पकड़ी कि मुझे आर्मी स्कूल में ही जाना है, तो वो अभी आर्मी स्कूल में पढ़ रहा है, क्लास 11th में है। मोनिका, इतना आपका विस्तृत एक्सपीरियंस है आर्मी लाइफ के साथ, तो आर्मी किड्स जनरली आर्मी में ही उनका रुझान रहता है जाने का, या 50-50 है कि चलो, या एक परिवार में देखा गया कि एक बच्चा आर्मी की तरफ इंक्लाइंड है, दूसरा कहता नहीं मैं कुछ और, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, लेकिन पर्सनली जैसे अभी मेरा बेटा 12th में है और बोर्ड्स के एग्जाम देगा, तो अभी फिलहाल उसका रुझान आर्मी की तरफ बहुत है। और उसमें एक रोल ये भी है कि हम 3 सिस्टर्स हैं, तीनों की शादी डिफेंस में हुई है, तो मेरी बहन का बेटा अभी एनडीए ज्वाइन हुआ है, तो मुझे लगता है ये भी बहुत फर्क पड़ता है इस रोल बात का। मॉडल्स जब रोल मॉडल्स, और खैर उनके फादर उनके रोल मॉडल्स होते ही हैं, बट जैसे मैं पर्सनली पिछले 5 साल से अलग रह रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग फील्ड में थी, तो मुझे तब थोड़ा लगता था कि कहीं मेरे बच्चे इस कारण से ऐसा तो नहीं होगा कि वो शायद आर्मी में जाना ना पसंद करे, क्योंकि हमारा सेपरेशन बहुत ज्यादा हो गया है। बट मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो फिर भी एनडीए में जाना चाहता है मेरा बेटा। आई होप, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी एग्जाम एट ऑल, इट्स रियली टफ, सो आई डू विश दैट ही जॉइन्स इट। तो ये मिक्स्ड है, बिकॉज बच्चे इतने टैलेंटेड है ना हमारे कि वो जहाँ भी जाते हैं वो बहुत शाइन करते हैं, किसी भी तो वो किसी भी फील्ड में जाएंगे तो अच्छा ही करेंगे। आजकल मैं देख रही हूँ थोड़ा रुझान वापस आर्मी की तरफ बहुत ज्यादा आ रहा है बच्चों में, और अब तो लड़कियों के लिए भी खुल गया है, तो बिल्कुल। और एक फौजी फादर का ये एक ड्रीम भी रहता है, चाहे वो बच्चा क्लियर करे या ना करे, एटलीस्ट एग्जाम, एनडीए के एग्जाम में बैठे जरूर। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं वैशाली सिंह, जेनी लाइश्रम और मोनिका सरोज। मैंने आपके ब्रोशर्स देखे तो उसमें डोमिनेट कर रहा है वाटर कलर। अब हमारे लिए तो रंग रंग है, एक्रिलिक भी एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन का माध्यम है, वाटर भी है, ऑयल भी है, अलग अलग मीडिया भी होते हैं। तो आप तीनों वाटर वाले इकट्ठा हुए हैं, तो ये क्या एक इत्तेफाक है या आपने अपना एक क्लिक बना लिया है कि हम तो वाटर वाले हैं? नहीं, आई थिंक ये इत्तेफाक ही है, क्योंकि सबका स्टाइल अलग है, सबका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग है, तो ये जरूर है कि हम सबका मीडियम एक है, लेकिन सबका जो तरीका है वाटर कलर को यूज करने का वो बिल्कुल अलग है। तो वैशाली, अपने वाटर कलर, अपने मीडियम, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे अब? देखिए, मैं ऑयल कलर आर्टिस्ट भी हूँ, पर एक जो वाटर कलर में एक नशा है, एक चैलेंज है, एक अनफॉरगिविंग नेचर है जो वाटर कलर का, वो शायद कभी किसी और मीडियम में है। सो इट ऑल्सो चैलेंजेस यू टू गेट बेटर। आप इवॉल्व होते हो, एक इवॉल्विंग जर्नी होती है वाटर कलर आर्टिस्ट की लाइफ में। एक आम श्रोता को ये बताइए, इतना क्या डिफिकल्ट है वाटर कलर में? देखिए, आप एक बार उसको पेपर में आपने एक बार अपना ब्रश टेक दिया है, यू कैनॉट गो बैक। आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं जरूर, पर वो बहुत बेकार लगेगी, तो आप उसको छोड़ देते हैं अगर आपसे कहीं गलती हो गई। और दूसरी बात है कि आपको बहुत फास्ट वर्क करना पड़ता है, क्योंकि कलर्स बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, तो उसमें कई टेक्निक्स होते हैं। जैसे आपको एक फ्लो देना है, तो आप एक वेट एंड वेट टेक्निक है, फॉर एग्जांपल आपने पूरा पेपर अपना वेट कर लिया और आपने कलर्स छोड़े बहुत जल्दी से, वो ये आपका पेपर खास तरह का होता है? जी या जी, यू हैव वाटर कलर पेपर, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, और सब पेपर भी डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, कलर्स भी डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। तो आपको अपने कलर्स की स्टडी भी अच्छी होनी चाहिए, पेपर की स्टडी भी अच्छी होनी चाहिए, और यू हैव टू बी वेरी फास्ट मूविंग। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको कहाँ कलर क्या प्लॉट करना है। लाइश्रम, क्विकली आपके दिमाग में एक प्रोजेक्ट आया कि मैं आज ये करने वाली हूँ, आज मतलब आने वाले, क्योंकि हम समझते हैं कि लंबा टाइम लगता होगा वाटर कलर। ऐसा नहीं है, काम लंबा नहीं लगता, लेकिन जो सोच और जो प्लानिंग होती है वो उसमें कई रातें हम लोग सो नहीं पाते, जिसमें कि हमारी प्लानिंग चलती है कि हम कैसा करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि वो आप थीम क्या ले रहे हो, आपके थीम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ काम ऐसा होता है जिसमें कि आपको, जैसा वैशाली ने बोला कि जल्दी हाथ चलाना पड़ता है या जल्दी ब्रश चलाना पड़ता है, उसमें कुछ चीजें होती हैं जो जल्दी हो जाती हैं, लेकिन कुछ होती है जिसमें आप डिटेल वर्क करते हो, जिसमें बारीकी वाला काम करते हो, तो उसमें डिपेंड करता है आपका साइज का और कितने वॉल्यूम का आप काम कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपका समय लगता है। यहाँ एक
क्यूरियोसिटी ये होती है कि क्या वाटर वाले ब्रशेस भी अलग होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका स्टूडियो तो देखने लायक होगा, हाँ उसमें जी, हाँ इसका जी, मतलब ब्रशेस का कॉम्बिनेशन। कलेक्शन, एक्चुअली कलर्स। वाटर कलर्स का एक चीज होती है कि उसमें जो टेक्निक्स हैं वो आपको सीखनी ही होंगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं आज उठी और मैंने वाटर कलर शुरू कर दिया। तो इसमें बहुत सारा समय लगता है। जैसे एक्रिलिक और ऑयल बहुत प्यारे मीडियम है, लेकिन वो आपको क्या है कि गलत हो गया, आप दोबारा उसके ऊपर बनाएंगे। लेकिन वाटर कलर में टेक्निकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और जो उसका अनप्रिडिक्टेबल नेचर है उससे उसमें खूबसूरती बहुत आती है। जैसे हमने सोचा कि इस पेंटिंग को ऐसे बनाना है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, सर्दियां हैं कि गर्मियां हैं, पेपर जल्दी सूख रहा है या धीरे सूख रहा है। तो इन सब चीजों पे भी मैटर करता है कि आपका पेंटिंग किस तरह से बनेगी। तो जितना आप मास्टरी करेंगे उस मीडियम में, वो तभी आसान होता है। शायद इसीलिए इसको डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको सीखना बहुत पड़ता कई बार ऐसा होता है इतनी गर्मी होती है तो हमें फैन और एसी सब बंद करके है। अच्छा, काम काम करना पड़ता है, नहीं तो क्योंकि वो हाँ, सूख जाता है हाँ। एकदम से। ये बताइए, वाटर कलर की बात चल ही रही है, तो पेपर के अलावा भी कोई मीडियम यूज हो सकता है इस वाले वाटर हाँ कलर जी, के? जैसे हमारे पास कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो ग्राउंड्स करते हैं अवेलेबल। उसको अगर आप किसी भी सरफेस के ऊपर अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आप उसके ऊपर वाटर कलर कर सकते हैं। तो जनरली सबसे बेस्ट तरीका तो पेपर ही है। मतलब जो मजा आप Okay, पेपर में medium करने is का आता paper, है, पर बहुत और और जैसा है। मोनिका ने बोला उसमें जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, आई थिंक वही एक नशा है जो जिसके वजह से हम अच्छा, वाटर कलर आपको करते पता नहीं हैं। होता कि हाँ, फाइनल आउटपुट क्या क्या है, आने कैसा वाला है। है। हाँ। वेलकम बैक वैशाली, जेनी, मोनिका। प्रोग्राम चल रहा है हमारा संदेश टू सोल्जर्स। रंगों की दुनिया से थोड़ा सा हटते हैं क्योंकि काफी बात हुई। एक और चीज जो मैंने नोटिस की आपके ब्रोशर्स में, तो कई जगह मुझे लेखन का भी उल्लेख मिला है। वैशाली के साथ हम शुरू करना चाहेंगे कि लेखन के साथ आपका क्या अनुभव रहा है? I am not a writer, to be very What do you honest. write? I write. I do write, but that is for my own consumption and not really publications. But काफ़ी जैसे हमारे आर्मी में भी हमारी मैगजीन्स होती हैं, जैसे कुछ भी आर्टिकल छपने होते हैं उनके लिए मैं अपना भेजती हूँ लेखन। तो वो मेरा है, लिखती जरूर हूँ। जेनी, कॉलेज टाइम पे मैंने काफी पोएट्री लेखन किया था, इंग्लिश में ही किया तो था। कॉलेज मैगजीन वगैरह में? कॉलेज मैगजीन, थोड़ा कभी स्कूल मैगजीन। आवा में कभी पैसा पब्लिश नहीं हुआ, और मैंने एक्चुअली उसको इतना सीरियसली परस्यू नहीं किया कि मैं आज के डेट में उसको पब्लिश करने के लिए ले जाऊं। मुझे ऐसा लगता है कि एक राइटर अगर लिखता है तो बात समझ में आती है, एक पेंटर जब लिखने पे आता होगा तो डेफिनेटली एक अलग कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों स्ट्रीम्स अलग अलग हाँ हैं, जी। लेकिन दोनों कहीं ना कहीं ओवरलैप जरूर आपस में दिमागी तौर पर करती होंगी। मोनिका से पूछना चाहेंगे कि आपकी जो किताब है किस विषय पर है वो? मेरी किताब का नाम है 50 शेड्स ऑफ आर्ट। ये बेसिकली जो मेरी जर्नी रही एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि होता क्या है कि स्पेशली 2-3 चीजें होती है। एक तो हम सब सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, दूसरा हम क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स वाइव्स हैं तो हमें हमेशा ये लक नहीं होगा कि हम बड़े शहरों में होंगे। तो हमारा स्ट्रगल थोड़ा अलग हो जाता है एज विमेन, एज ट्रैवलर्स, और ऊपर से फिर आपको आर्टिस्ट भी बनना है। तो मैंने वही अपनी जर्नी बाकी अपने आर्टिस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर भी की, और सिर्फ आर्टिस्ट फ्रेंड्स नहीं, मुझे लगा कि कोई भी जो अपना खुद का काम करना चाहता है तो उसमें क्या आपको प्रोसेस लेना चाहिए। बेसिकली वो किताब मैंने इसी बारे में रखी, अपनी कुछ जर्नी शेयर की। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैंने शुरू किया पेंटिंग करना, मेरा बेटा सिर्फ 3 महीने का था, और जब मैं सीरियसली आर्ट को थोड़ा दिन सीखा तब दोनों बच्चे मेरे 3 साल से छोटे थे। तो बहुत मुझे सुनने को मिलता था घर में ना कि तुम बच्चों को छोड़ के पेंटिंग में लगे रहते हो। तो ये कहने वाले के लिए एक आसान चीज है, पर एक माँ के लिए बहुत दिल दुखता है, क्योंकि हमारे यहाँ पता नहीं ये माइंडसेट है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो शायद आप अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो ये सब अनुभव मैंने अपनी बुक्स में डाले कि इसके बावजूद आप काम करते रहिए, क्योंकि जो लोग मुझे बोलते थे, मैं आपको सच बता रही हूँ, वो अब मुझे फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारे बच्चे भी अच्छा ही कर रहे हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा था अपनी इस जर्नी में कि बहुत सारी लेडीज बाहर ही नहीं निकल पाती, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, अगर मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी तो मेरे बच्चे निग्लेक्ट हो जाएंगे, और दे विल से कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं पेंटिंग करना शुरू करूंगी। तो ये उन लोगों के लिए भी संदेश है कि आप किसी काम के लिए ना रुकिए मत। बच्चे तो बहुत सहयोग करते हैं, उनको पता चलता है, वो बहुत प्राउड फील करते हैं अपनी मदर के लिए। वो कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप हम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने काम में लगे हुए हो, राधा वो बहुत इंस्पायर होते हैं अपनी मदर से। मोनिका, आपने बच्चों का जिक्र किया तो ध्यान आया कि आपकी वर्कशॉप भी
रही हैं बच्चों जी। के लिए और स्पेशल चिल्ड्रन जी, के जी, लिए जी। भी, तो अपना कोई छोटा सा अनुभव हो। मेरी स्कूल फ्रेंड है, वो सनराइज लर्निंग के नाम से बच्चों का स्कूल चलाती हैं, ऑटिस्टिक बच्चों का। जब मैं पहली बार गई तो मैं बहुत घबरा रही थी कि मैं कैसे उनको सिखा पाऊंगी, पर मेरा अनुभव वो इतना अलग रहा कि मुझे लगता है वो जीवन का सबसे अच्छा अनुभव था मेरा। फिर उसके बाद सेकंड चैलेंज आया जब उन्होंने कोविड के दौरान मुझसे बोला कि आप क्या ऑनलाइन वर्कशॉप ले सकते हैं इन बच्चों की, तो वो मुझे काफी चैलेंजिंग लगा था, पर मुझे उन बच्चों का जो उत्साह मैंने देखा और उससे भी बढ़ के जो उनके पेरेंट्स का जो एंथुजियाज्म था, तो उससे मैं बहुत इंस्पायर हुई। कभी भी जब मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं उनके बच्चों के लिए आर्ट वर्कशॉप डेफिनेटली करती हूँ, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी राधा कि ऐसे बच्चों के साथ समय बिताएं, जाके देखिए, उनके पेरेंट्स का स्ट्रगल देखिए, क्योंकि हमें इंक्लूसिव होना चाहिए इन सोसाइटी। क्योंकि आप देखेंगे कई जगह के ऐसे बच्चों को या ऐसे पेरेंट्स को सोशली बहुत एलिनेट किया जाता है। चलिए, घड़ी इशारा कर रही है, पता ही नहीं लगा कितना समय कैसे बीत गया आप लोगों के साथ बातें करते करते। बट वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड, मच टू लर्न। एंड वैशाली सिंह, जेनी लाइश्रम और मोनिका सरोज, आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।